Hello everyone, welcome to Education Era. Today we will study about Socrates and the initial life of Plato. It is important for various exams like DSSB, RPSC, UGC NET and others also. जब हम वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफर्स की बात करते हैं तो हम सबसे पहले सोक्रेटिस और प्लेटो से स्टार्ट करते हैं, लेकिन प्लेटो के आइडियाज़ को समझने से पहले हमें सोक्रेटिस के आइडिया को समझना होगा. Okay, now as you can see in this picture, फर्स्ट सोक्रेटिस के जो सोक्रेटिस टीचर थे प्लेटो टीचर थे एरिस्टोटल के, और एरिस्टोटल टीचर थे अलेक्जेंडर के. देखिए, सोक्रेटिस और प्लेटो एरिस्टोटल ये तीनों एक ही प्लेस से बिलोंग करते हैं. और अभी ये सोचने की बात है कि एक ही प्लेस से ऐसे फिलोसफर्स निकले जिन्होंने डिफरेंट सब्जेक्ट्स को एक नई अप्रोच दी, एक डेफिनेशन दी. अब वहाँ ऐसा क्या है कि वहीं से ऐसे फिलोसफर्स निकले. अगर हम देखें तो वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ के जो एनवायरनमेंट है, वो कहीं ना कहीं इनको सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हमारा जो एनवायरनमेंट होता है वो हमारी अदर्स चीज़ों को इफ़ेक्ट करता है. वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का कल्चर और वहाँ की जो सोसाइटी थी, वहाँ के जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, इन सभी चीज़ों ने इन सभी फिलोसफर्स को प्रभावित किया और इनको कहीं ना कहीं अपने फिलोसफी लाने के लिए भी इनको कहीं ना कहीं मजबूर किया. ओके, देन यहाँ पर हम क्या है, सोक्रेटिस टीचर है प्लेटो के, प्लेटो टीचर है एरिस्टोटल के, एरिस्टोटल टीचर है अलेक्जेंडर के. ओके, नाउ हम सोक्रेटिस की बात करते हैं तो सोक्रेटिस के सबसे फेमस कोट नॉलेज इज़ वर्चू में उन्होंने अपने नॉलेज को मीन्स उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंस जो दिया है सबसे ज़्यादा वो नॉलेज को दिया है. सोक्रेटिस के आइडियाज़ को समझना होगा. सबसे फेमस थ्योरी ऑफ नॉलेज में सोक्रेटिस गिव द मीनिंग ऑफ ट्रू नॉलेज. उनके फेमस कोट है नॉलेज इज़ वर्चू में सेल्फ नॉलेज को प्री कंडीशन मानते हैं वो गुड लाइफ के लिए. अगर नॉलेज गेन की जाए तो वर्चू को भी गेन किया जा सकता है. किसके द्वारा? बाय रीजन, बाय क्यूरियोसिटी एंड बाय डेवलप सेल्फ रिफ्लेक्शन थिंकिंग. सोक्रेटिस से पहले स्कॉलर्स लाइफ के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर फोकस करते थे, बट सोक्रेटिस ने लाइफ क्या है को समझने के बजाय हमें गुड लाइफ क्या है वो समझना बहुत ज़रूरी है. यहाँ वो रीज़न को सुपीरियर मानते हैं. अब चलिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स उनके बारे में जान लेते हैं. ही वॉज बोर्न इन एथेंस इन द ईयर 470 BC एंड द उनके जो फादर थे वो मूर्तिकार थे. उनको सिंपल एजुकेशन मिली, कोई स्पेशल एजुकेशन उन्हें नहीं मिली. सोक्रेटिस स्टोन कटर का काम करते थे. बाद में उन्होंने आर्मी भी ज्वाइन की और सेवरल मेजर बैटल्स में भी उन्होंने भाग लिया. इन सब के बाद सोक्रेटिस इन सब के बावजूद देखिएगा कि इन सब कुछ मतलब कि एक ऐसी लाइफ जीने के बाद भी सोक्रेटिस ने कभी मनी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी. वो मोस्टली अपना टाइम डिस्कशन में देने लगे और अपने आइडियाज़ और फिलोसफी को शेयर करने लगे. लेकिन सोक्रेटिस ने अपनी फिलोसफी को कभी पन्नों पर नहीं उतारा. जी, उन्होंने अपने आइडियाज़ को अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया. वो जब भी अपने आइडियाज़ शेयर करते थे, सवालों की एक सीरीज होती थी जिसे बाद में डायलेक्टिकल मेथड भी कहा गया. तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि डायलेक्टिकल मेथड की स्टार्टिंग जो होती है वो सोक्रेटिस के आइडिया से, सोक्रेटिस के वे ऑफ टीचिंग से स्टार्ट होती हैं. और उनकी जो आइडियाज़ थे, उनकी जो फिलोसफी थी, वही वेस्टर्न फिलोसफी की कहीं ना कहीं एक बेस बनती है, कहीं ना कहीं एक स्टार्टिंग होती है वहाँ से. देन वो डायलेक्टिकल मेथड में सोक्रेटिस एक रीजनेबल और अर्जेंट ह्यूमन क्वेश्चन पुटअप करते थे. वो पूछते थे कि व्हाट इज़ वर्चू, व्हाट इज़ जस्टिस, जस्टिस के मायने क्या है हमारी सोसाइटी में. अलग अलग कंडीशन में जस्टिस को अलग अलग डेफिनेशन दी जा सकती हैं. किसी के लिए डेफिनेशन एक इक्वलिटी के बेस पे हो सकता है, किसी के लिए
जस्टिस इन इक्वलिटी के बेस पर हो सकता है। तो इन्हीं क्वेश्चन के बेस पर वो एक डिबेट, एक डिस्कशन या फिर डायलेक्टिकल मेथड के वे से सभी को टीच करते थे या पढ़ाते थे। और वो मानते थे कि एक ऐसी डिबेट ही एक ऐसी चीज़ है जिससे एक ऐसे कंक्लूजन पर निकला जा सकता है जो ट्रू नॉलेज होगी, जो बिल्कुल सच होगा, और कहीं ना कहीं हम उस नॉलेज को फिर फिल्टर कर लेते हैं, और फिल्टर करने के बाद जो हमारे पास आता है वो बिल्कुल प्योर, बिल्कुल ट्रूथ हमारे साथ सामने निकल कर आता है। उनको फादर ऑफ एथिक्स भी बोला जाता है। फादर ऑफ एथिक्स, एथिक्स मीन्स आर्ट ऑफ लिविंग, कि आपको जीने का तरीका पता होना चाहिए कि कैसे जीना है, कैसे किन वैल्यूज़ पे हमें जीना है, कौन कौन से विर्चू हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है। ओके, देन फिर उनको फादर ऑफ एथिक्स भी बोला जाता है। सोक्रेटिस ऑलवेज स्टैंड ऑन हिज एथिक्स, उनके आइडियाज़ और उनकी फिलोसफी एथेंस गवर्नमेंट की आंखों में दाने की तरह चुभती थी। देन फिर एथेंस गवर्नमेंट की ने क्या, उनको हेमलॉक देने का डिसाइड किया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनके अगेंस्ट बोलते थे, अगेंस्ट उनके हमेशा जो भी उनके गवर्नमेंट के डिसीजन होते थे वो सोक्रेटिस उनके अगेंस्ट अपने कहीं ना कहीं आइडियाज़ को, कहीं ना कहीं अपनी फिलोसफी उनके अगेंस्ट लेकर आते थे और शेयर करते थे। देन सोक्रेटिस को गवर्नमेंट ने हेमलॉक देने का जो डिसाइड किया, हेमलॉक मीन्स होता पॉइजन, बट इन दिस केस सोक्रेटिस चोज टू ड्रिंक हेमलॉक, चोज टू ड्रिंक हेमलॉक बिकॉज सोक्रेटिस ने कहा कि भाई माई फिलोसफी इज़ माई लाइफ, आई कांट गिव अप, कि मेरी फिलोसफी ही मेरी लाइफ है, अगर मैं इसी के लिए मैं गिव अप कर दूंगा तो देन क्या मेरी फिलोसफी को कोई मायने ही नहीं है। तो फिर सोक्रेटिस वॉज वेरी कंसिडर्ड एज द वाइजेस्ट मैन। वो कहते थे आई नो दैट आई एम इंटेलिजेंट बिकॉज आई नो दैट आई नो नथिंग। कि देखिए कितनी अच्छी बात उन्होंने बोली कि एक इंटेलिजेंट और एक फिलोसफर होने के बावजूद भी ये मानते थे कि मेरे अंदर, मेरी फिलोसफी में, या ये कहें कि मुझे सीखने, लर्निंग में मुझे अभी कहीं ना कहीं मुझे और सीखना है, अभी मैं कुछ नहीं जानता, मेरी फिलोसफी एक लिमिटेशन बाउंडेशन में अभी भी है। सोक्रेटिस ने कहीं ना कहीं अपनी फ़िलोसफी को या आइडियाज़ को लिमिटेशन में नहीं रखा, वो नॉलेज को फिल्टर करते थे, किसके द्वारा, डायलेक्टिकल मेथड से। आई थिंक ये कैसे अपनी फ़िलोसफी के लिए अपनी जान को दाग पर रख देते हैं, शायद यही चीज़ सोक्रेटिस को फेमस बनाती है। चलिए अब उनके फेमस स्टूडेंट्स की बात करते हैं, क्योंकि हमने सबसे पहले सोक्रेटिस की बात इसलिए की क्योंकि इन्हीं की आइडियाज़ पर, इन्हीं की फ़िलोसफी के बेस पर प्लेटो अपनी फ़िलोसफी, अपने आइडियाज़ रखते हैं, और इन्हीं से हम प्लेटोज़ के आइडियाज़ को ईजिली समझ सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट टू प्लेटो वैसे तो पॉलिटिक्स में आना चाहते थे, लेकिन सोक्रेटिस की डेथ ने उन्हें भी फिलोसफी की ओर जाने के लिए क्या किया, मजबूर किया। प्लेटो फाउंडेड अ स्कूल फॉर फिलोसफी, द अकेडमी, विच ऑपरेटेड फॉर ऑलमोस्ट 1000 ईयर। प्लेटो फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ जाना चाहते थे, पॉलिटिक्स में, बट क्या है, सोक्रेटिस की डेथ ने बहुत उसको आहत किया उनको, तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, फ़िलोसफी की तरफ जाना बेहतर है। एक फ़िलोसफी अपनी एक फ़िलोसफी होती है और उसके लिए जीना बहुत ज़रूरी है। तो वो कहीं ना कहीं अपने टीचर सोक्रेटिस के रास्ते पर चल पड़ते हैं। देन हम उसकी लाइफ के बारे में कुछ जान लेते हैं। प्लेटो का जन्म 427 बीसी और 428 बीसी में माना जाता है। इन्हीं दोनों ईयर्स के बीच में प्लेटो का जन्म माना जाता है। ये एथेंस में उनका जन्म हुआ। प्लेटो ने टीचर सोक्रेटिस की फिलोसफी को अपनी बुक्स में, उनके आइडियाज़ को अपनी बुक्स में लिखा। प्लेटो मोस्टली रोट अबाउट justice, beauty, equality, philosophy, and political, along with many other subjects. The Republic. The Republic is one of the most famous works of Plato. द रिपब्लिक बुक को सबसे फेमस बुक माना जाता प्लेटो की, और इस बुक में इन्होंने अलग अलग ऐसे ऐसे आइडियाज़ दिए जो कहीं ना कहीं एक
पॉलिटिक्स में एक इनिशियल या स्टार्टिंग कुछ ऐसे फॉर्म मान सकते हैं जिन्होंने आने वाले फिलोसफर्स को कहीं ना कहीं एक आइडिया दिया। देन इसका पब्लिकेशन 376 BC में हुआ और इसमें डिफरेंट टॉपिक्स पर वो उन्होंने लिखा था कि सबसे इम्पोर्टेंट हम देख लेते हैं, जिनमें है कि अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच प्लेटो थॉट वुड बी बेटर देन द वन दैट वाज प्रेजेंट इन एथेंस ड्यूरिंग द टाइम। He believed that the leaders of government should be chosen on the basis of their intelligence। अब सेकंड पॉइंट से हम कहीं ना कहीं आइडिया लगा सकते हैं कि वो इंटेलिजेंस के बेस पर के में गवर्नमेंट को चयन करना चाहते थे, चूज करना चाहते थे। मीन्स इस आइडिया से कहीं ना कहीं वो अपने द फिलोसफर किंग की ओर कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं। देन इन द रिपब्लिक प्लेटोज सोक्रेटिस डेमोक्रेसी पर ऑब्जेक्शन करते हुए भी दिखाई देखे जा सकते हैं। वो मानते हैं कि डेमोक्रेसी एक डेंजर फॉर्म है। जो सोक्रेटिस के जो ये प्लेटोज के जो टीचर थे सोक्रेटिस, वो डेमोक्रेसी के क्या है क्रिटिक्स थे, पर वो डेमोक्रेसी पर वो ऑब्जेक्शन भी करते हुए दिखाई देते हैं द रिपब्लिक में। ओके, देन नेक्स्ट फिलोसफर किंग द्वारा मीन्स सोक्रेटिस ये आइडिया देते हैं कि डेमोक्रेसी एक सही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। वो एरिस्टोक्रेसी फॉर्म को प्रपोज रखते हैं और कहते हैं कि एरिस्टोक्रेसी भी एक फिलोसफर किंग द्वारा ही उसे रूल किया जाए। इसी वजह से हम प्लेटो को टोटलिटेरियन भी मान लेते हैं। तो टोटलिटेरियन की स्टार्टिंग भी हम प्लेटो से ही मानते हैं कि किस तरह वो एक मतलब कुछ लोगों की गवर्नमेंट या एरिस्टोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कैसे वो ज़्यादा तवज्जो देते हैं, उसके बेस पे हम टोटलिटेरियन प्लेटो जी को मान लेते हैं। देन रिपब्लिक बुक को हम कमिंग वीडियोस में किसी एक कंप्लीट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे इन ओके। देन इन आइडियाज़ के बेस पर प्लेटो थ्योरी ऑफ फिलोसफर किंग देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लॉज लॉज बुक में प्लेटो एक तरह से प्रैक्टिकल आइडियाज़ देने की कोशिश करते हैं। कह सकते हैं कि लॉज को मैच्योर प्लेटो ने लिखी, जिसमें प्रैक्टिकल सोसाइटी के इश्यूज और डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जेक्ट के इश्यूज को अपनी बुक लॉज में पुट करते हैं। और उनकी कुछ फेमस बुक्स हम देख लेते हैं। सबसे जो फेमस बुक्स उनकी मानी जाती है द रिपब्लिक और सेकंड द एलिगोरी ऑफ केव। सिंपोजियम में क्या है, नेचर ऑफ लव के बारे में प्लेटो बात करते हैं। अपोलोजी सोफिस्ट स्टेट्समैन एंड लॉज। अब लॉज के बारे में हमने बात की थी कि लॉज मैच्योर प्लेटो ने लिखी, जो कि एक प्रैक्टिकल आइडियाज़ पर उन्होंने ये बुक लिखी। इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट जो बुक्स है वो कौन कौन सी मान सकते हैं, ये द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन एंड लॉज। ओके, नाउ हमने कुछ प्लेटो के बारे में कुछ आइडियाज़, हमने कुछ उनकी बुक्स के बारे में पढ़ा। और प्लेटो के आइडियाज़ को जानने के लिए हम नेक्स्ट पार्ट में हम एलिगोरी ऑफ केव और थ्योरी ऑफ फिलोसफर किंग देखेंगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे healthy. Please subscribe our channel for more knowledgeable video. Thank you for watching. Thank you once again.